नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां सीएम ने सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक की। साथ ही मीटिंग के दौरान सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने पंचायत चुनाव, मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ और एक पेड़ मां के नाम अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले चरण के मतदान में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भारी उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए, पंचायतों की सरकार चुनने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह था। उसी का परिणाम है कि मतदान का प्रतिशत काफी ऊपर गया। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में भी जो प्रारंभिक रूप से 12 बजे तक के आंकड़े आए हैं, काफी अच्छा मतदान हुआ है। अभी जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें भी लोग गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आएंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आएं और ग्राम सभा की सरकारों को चुने। सर, आप जनपद में काम कर रहे हैं, लगातार आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन नैनीताल जनपद की बात की जाए तो आपके जो अधिकारी तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से नोटिस दिया जा रहा है, उसमें लोग काफी परेशान है। सिर्फ तोड़ फोड़ आपकी जिले की जो प्रशासन है उसका रहेगा। हमारा काम है विकास को प्राथमिकता से आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो 2023 और 24 की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले स्थान पर आया है और विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात आती तो निश्चित रूप से हम लोग उसको देखेंगे। सर, जो कल घटना हुई मनसा देवी में, उसको लेकर किस तरह से हमारे भविष्य में कोई घटना न हो, क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो, ज्यादातर जो भीड़ भाड़ वाली जगह फ्यूचर में हमें कुंभ भी होना है हमारे यहाँ पे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैं स्वयं वहां गया। सबसे पहले तो हम जो भी लोग इस घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत असमय बड़ा संकट आया है और निश्चित रूप से इस आघात को सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को शक्ति दे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। इसके साथ साथ हमने कुछ जरूरी कदम भी उठाने के लिए आज ही सभी ऐसे स्थान जहां पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन के लिए धार्मिक लोग आते हैं, वहां एक तो उनकी जो केयरिंग कैपेसिटी है उसके अनुरूप ही वहां लोगों को भेजा जाए। जिस स्थान को चौड़ा किया जा सकता है चौड़ा किया जाए, पार्किंग इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, सावधानी से उतने ही लोगों को मंदिर के अंदर या उसके स्थान की ओर जाने दिया जाए जितने लोगों के लिए जितनी वहां केयरिंग कैपेसिटी है, और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ये मनसा देवी समेत हमने पूरे राज्य के अंदर जहां पर बड़ी संख्या में धार्मिक लोग आते हैं उन सभी स्थानों के लिए ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पेड़ लगाया था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहां जा रहा हूं हमारा प्रयास है कि एक पेड़ मां के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूं, जो कि ये सावन का पवित्र मास भी है
और इस मास में प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। सर, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी में आने वाले पर्यटकों की ऑनलाइन निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम उठाया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में होटल और होम स्टे संचालकों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटकों के आगमन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने पर चर्चा हुई। पर्यटन विभाग की तरफ से तैयार किए गए पोर्टल के जरिए अब मसूरी में आने वाले हर पर्यटक की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की जाएगी। नाराजगी ये थी कि उसको जो है ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था और अब उन्होंने उसका कोई डिटेल हमको जो समझाया है उस पर अभी हम विचार करेंगे, एसोसिएशन की बैठक करेंगे। विशेष करके हमारी नाराज़गी ये थी मसूरी वालों की कि मसूरी के जो होम स्टे स्वामी हैं उनका रिन्यूअल के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी और रिन्यूअल के साथ साथ नए जो रजिस्ट्रेशन होने थे उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को जो है कुछ दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बड़ी समस्या थी, 2-2.5 साल से मेरी मांग थी कि यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी स्वयं बैठें और अपने ऑफिस बैरियर को लेकर के वहाँ पे 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बैठें, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर बैठूँगा। तो अब ये 2 साल से बोल तो रहा हूँ कि आज तो क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी जी का लगभग समस्त होम स्टे वालों ने घेराव ही कर दिया कि हम 2-2.5 साल से, कुछ लाइसेंस तो ऐसे हैं कि जो कई सालों से दिए जा रहे हैं और अभी साल भर के अंदर दिक्कतें आ रही हैं कि उनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है और रिन्यूअल के साथ साथ बाहर वालों के लाइसेंस लगातार बन रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन मसूरी में हो नहीं रहे। स्थानीय व्यक्तियों को यहाँ पर बड़ी समस्या हो रही है और जबकि भारत सरकार की ये स्कीम थी, माननीय मोदी जी भी यही कहते हैं कि मसूरी तमाम उत्तराखंड के अंदर होम स्टे के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाए। परंतु ताजुब की बात है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग क्या इतना सुस्त पड़ा हुआ है कि तमाम दिक्कतें यहाँ पे होम स्टे वालों को तमाम दिक्कतें आ रही हैं, जबकि सरकार की ये वित्त पोषित योजना है। न कहीं वित्त पोषित योजनाओं का कोई लाभ होम स्टे स्वामी वालों को नहीं मिल रहा है। ये हम तमाम हमारी होम स्टे का कहना ये है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम मसूरी टूरिज्म ऑफिस के बाहर बैठ करके धरना देंगे। बैठक में 2 मुख्य विषयों पर बात हुई। एक, जो पर्यटक मसूरी आएंगे उनके पंजीकरण के विषय में तो स्पष्ट करा गया, सर्वप्रथम तो होम स्टे एसोसिएशन का पूर्ण रूप से विरोध है किसी भी तरीके के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अर्थात अगर पर्यटक मसूरी आ रहा है तो पर्यटक को मसूरी बिना पंजीकरण के आने की अनुमति होनी चाहिए। हाँ, ये आवश्यक, अगर कोई सरकारी कोई कानून आया है, एनजीटी का जैसे एक नॉर्म आया है कि हर पर्यटक का पंजीकरण होटल में एंट्री के बाद हो, इसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन उसकी सरलीकरण की हमने बात करी, उस सरलीकरण की हमने मांग करी है। इसके साथ एक मुख्य जो आज एक विषय होम स्टे स्वामियों द्वारा दिया गया वो ये दिया गया कि जब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट करा गया है कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और उत्तराखंड में अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने के लिए होम स्टे का बढ़ावा देना चाहिए। होम स्टे से लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, होम स्टे को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए। रिवर्स पलायन की बात करते हैं हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री, तो हमें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग को जल्द से जल्द समस्त होम स्टे स्वामियों के लाइसेंस देने चाहिए, उनका नवीनीकरण करना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना आए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो सरकार की छवि खराब ना हो, इसके लिए हमने एक 15 दिन का अल्टीमेटम आज पर्यटन अधिकारी को दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर हमारे होम स्टे स्वामियों को राहत नहीं दी गई और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया गया तो हम 15 दिन के अंदर एक धरना मसूरी के पर्यटन विभाग कार्यालय के बाहर अवश्य रूप से देंगे। जो ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस थी, इसके क्रम में आज होटल एसोसिएशन और होम स्टे एसोसिएशन जो हमारी मसूरी से संबंधित हैं उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन बैठक करी गई है कि किस प्रकार से जो हमारा नया पोर्टल आ रहा है उस पर काम करें, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थी। हमारे एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ हमारे जो यहाँ के होटल संचालक हैं, होम स्टे संचालक हैं, वो भी आए थे और उनको लाइव डेमो दिया गया है कि कैसे वो यूआरएल पर अपनी जो है यूनिट है उसको रजिस्टर करें और कैसे डेटा को फिल करें। जैसा कि पहले भी निर्णय हो चुका है और पहले भी बैठकों में ये बात आई है कि फॉर्म को सिंपलेस्ट रखा जाए, उसी के क्रम में जो है फॉर्म को सिंपल रखा गया है कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या या फॉर्म भरने से समस्या ना आए। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो रियल टाइम बेसिस पर किया जाएगा, होम स्टे के द्वारा भी और होटल के द्वारा भी या जो भी अन्य हमारी जो एकोमोडेशन इकाई हैं उनके द्वारा। ऑनरेबल जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसके क्रम में अभी हमने रजिस्ट्रेशन को लाइव किया हुआ है। अभी कोई जो हमारा जब गेस्ट आएगा तो उसी समय एट द टाइम ऑफ
ऑफ अराइवल ही रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा पोर्टल पर। स्टे एसोसिएशन ने इस चीज़ से मुझे प्राइस कराया है कि कुछ समय पोर्टल बंद रहा और फिर कुछ समय तक जो है समस्याएं रहीं यहाँ पर। मैंने एज इंश्योर किया है कि कुछ जो हमने टाइमलाइन दी है एसोसिएशन के सामने, उसके अंतर्गत उन सारी समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। लगातार इनके साथ मीटिंग की गई है और आने वाले समय में भी एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके जो रिन्यूअल की प्रोसेस है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसको स्पीड अप किया जाएगा, ऐसा मैंने इंश्योरेंस दिया है और ये डेफिनेटली होगा। तो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं भी चल रही, जैसे एक दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, हालांकि वो नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं है, केवल ग्रामीण इलाकों में है। तो जो हमारे जो कैंप होते हैं वो लगाए जाते हैं, जब हमारे बहुउद्देशीय शिविर इत्यादि लगते हैं, जो अन्य प्रकार के जो जनता मिलन इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर जो है जनता को सेंसिटाइज़ किया जाता है और जो लक्ष्य दिए जाते हैं हमें अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, उनकी हम लगातार पूर्ति भी कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और जहाँ तक बात है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के मैंने अभी कहा है कि उसको लेकर के भी मसूरी के क्षेत्र में एक विशेष अभियान चला करके जिनकी रजिस्ट्रेशन की पेंडेंसीज हैं उसको क्लियर किया जाएगा। अगली खबर भी मसूरी से है, जहां मसूरी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। 2 हफ्ते तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रशासनिक स्तर पर भी गहराई देगा। इस बार श्रीलंका के 40 अनुभवी अधिकारी मसूरी में सीखने, समझने और भारत के सुशासन मॉडल को करीब से देखने के इरादे से पहुंचे हैं। NCGG के महानिदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बगड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि विचारों का संगम है। मसूरी में नाग पंचमी का पर्व तेज बारिश और घने कोहरे के बीच भी पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हाथीपांव स्थित 500 साल पुराने चमत्कारी नाग मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पुजारी आचार्य संदीप जोशी ने बताया कि मान्यता के अनुसार सदियों पहले एक गाय रोज एक खास पत्थर पर दूध छोड़ती थी। जब गांव वालों ने वह देखा तो उन्हें नाग देवता के दर्शन हुए। तभी से यह स्थल स्वयंभू नागराज का मंदिर माना जाता है। आज भी उसी पत्थर को नागराज स्वरूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक, हवन और नाग स्तोत्र जैसे अनुष्ठानों के बीच हजारों भक्तों ने दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए और ये माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना मांगता है वो अवश्य पूरी होती है। हमारे तो ये है कि यहाँ पे भगवान जो कृष्ण है वही नाग देवता के रूप में उनको पूजा जाता है और भगवान ये नागराज की भूमि, उत्तराखंड नागराज की भूमि है और नागराज की कृपा यहाँ पे सभी भक्तों पे बनी रहती है। जो यहाँ पे मंदिर है ये 500 साल पुराना है और यहाँ पहले एक गाय आती थी, एक छोटी पत्थर की पिंडी होती थी, उस पिंडी में गाय अपना दूध देती थी और उसी पिंडी से भगवान नागराज की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे भव्य रूप से, दिव्य रूप से नागराज के को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का एक का आयोजन होता है और यहाँ के जो ग्रामवासी है, क्यारकुली भट्टा के लोग जो है ये हर वर्ष यहाँ पे भगवान नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं और भगवान नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि सदैव इनके घर में अन्न की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सदैव नाग देवता की कृपा इनके परिवार में बनी रहे। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षरम कालिम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठिनित्यं प्रातःकाले विशिष्ट तस्य विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। और सभी ग्रामवासियों की खुशहाली के लिए यहाँ पे नाग पंचमी का शुभ पर्व होता है। हम समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जो है शुभकामनाएं देते हैं। नाग पंचमी के बारे में ये नाग पंचमी एक पहले से त्यौहार मनाया जा रहा है। नाग पंचमी बहुत पुराना है, इसे नाग पंचमी के रूप से मनाया जाता है। 500 साल पुराना मंदिर है, ये भागवत 15 साल से मनाई जा रही है। यहाँ बहुत से श्रद्धालु बाहर से आते हैं, देहरादून से, दिल्ली से और पूरे केरकुली भट्टा रेकुली में दिल्ली सारे ये पर्व उत्सव से मनाया जाता है। साल के भांति इस साल भी हमारी नाग पंचमी में, जो कि 42वीं नाग पंचमी है, हम मना रहे हैं। और ये नाग पंचमी जो हमारे नाग मंदिर में मनाई जाती है, ये हमारा नाग मंदिर पौराणिक नाग मंदिर है, जो कि 500 साल से भी पुराना नाग मंदिर है। हमारे यहाँ दरअसल इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर एक गाय आया करती थी जो पत्थर पे अपना दूध जो है वो देती थी। तो तब से ही यहाँ पे जो है नाग देवता की पूजा की जा रही है और पूरा क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं जिनके कुल देवता भी हैं।
तो हर नागपंचमी सारे क्षेत्रवासी यहाँ पर आकर नागपंचमी मनाते हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश में युवक छत में गया था और करंट की चपेट में आ गया। देहरादून में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की उत्तराखंड की इकाई ने देहरादून प्रेस क्लब में स्थापना दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आइए सुनिए क्या कुछ कहना है राजेश टंडन का। टंडन साहब, आज भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के स्थापना दिवस पर आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ किसानों के लिए संदेश? जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय किसान दोनों हमारे समानताएं एक ही तरह की हैं, जो कि संविधान से जुड़े हुए हैं। संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 सबकी समानता का अधिकार है। हमारे सैनिकों को, हमारे किसान हैं उनको सबको समानता का अधिकार है। आज जो हमारा उत्तराखंड है वो फला फूल रहा है। कितनी तरह से यहाँ कितने तरह के आम होते हैं, कितनी तरह की लीची होती है, ये सब हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसका परिणाम है। किसानों को जितनी सहूलियत दी जाएगी उतना अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सहूलियत दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है विकसित भारत उत्तराखंड का एक रूप है। उत्तराखंड ही विकसित भारत का रूप है। इसे खूब पनपने दें। जय किसान, जय जवान। थैंक यू वेरी मच। मैं एक मांग बड़े टाइम से उठाता आ रहा हूँ कि पहाड़ का आदमी पलायन क्यों कर रहा है। ये मेरी मांग आज से नहीं, लगभग 4-5 वर्षों से चली आ रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो पहाड़ी भाई है, उनकी खेती को जंगली जानवर नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, मैंने उनसे भी मांग की थी कि आप केंद्र से कुछ पैसा प्रदेश सरकार को दें। तो उन्होंने पता है, मुझे मालूम हुआ है कि शायद कुछ पैसा केंद्र सरकार ने हमारी उत्तराखंड सरकार को दिया है, ताकि जो वहाँ जंगली जानवर हैं वो ये तार बाड़ से बचा सकें। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी दी है कि तार बाड़ करके जंगली जानवरों से उनकी खेती की और मानव की रक्षा की जाए। जैसे कि जंगली जानवर का एक पहाड़ से पलायन होने का, जैसे ना मेडिकल सुविधा होती है, ना कृषि की सुविधा होती है, बहुत सारी असुविधाएं, ना जॉब की सुविधा है। लेकिन वहां पर आप बहुत अच्छी एक राय दे रहे हैं कि अगर हम तार बाड़ करे जाए, लेकिन जैसे कि अधिकतर उत्पाद तो पहाड़ के अंदर सबसे ज्यादा तो बंदर मचा रहे हैं, उनके लिए तो तार बाड़ के कोई रुकाव होता ही नहीं। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास है? नहीं, उसमें ये जिम्मेदारी तो हमने प्रदेश सरकार की है, हमारी तो नहीं, हमने मांग की है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।